स्वागतम. श्री मारवाडी राजस्थान शिक्षण संस्था व भारतीय शिक्षण संस्था यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित भारतीय शिक्षणावर आधारित ज्ञानसागर प्रकल्पाच्या 1051 ग्रंथाच्या लोकार्पण सोहळ्यात सर्व उपस्थित मान्यवर, पत्रकार बंधू, संघ कार्यकर्ते व श्रोत्यांचे या कार्यक्रमात हार्दिक हार्दिक स्वागत. माननीय श्री भैयाजी जोशी, अखिल भारतीय कार्यकारी मंडळ सदस्य, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, माननीय श्रीमती इंदुमतीताई काडदरे, कुलपती, पुनरुत्थान विद्यापीठ कर्णावती, माननीय श्री अनिलजी भालेराव, देवगिरी प्रांत संघचालक, माननीय श्री हेमंतजी वैद्य, कार्यवाह भारतीय शिक्षण प्रसारक संस्था अंबाजोगाई, माननीय श्री आनंद श्रीनिवासजी लाहोटी, अध्यक्ष श्री मारवाडी राजस्थान शिक्षण संस्था लातूर, या सर्व मान्यवरांचे हार्दिक हार्दिक स्वागत. सर्व मान्यवरांना मी विनंती करते की त्यांनी भारत माता, सरस्वती माता व अहिल्यादेवी होळकर यांच्या प्रतिमेचे पूजन करून दीप प्रज्वलन करावे अशी मी त्यांना विनंती करते. सर्व मान्यवरांना अशी विनंती की त्यांनी प्रतिमा पूजन करावे. प्रतिमा पूजन करून दीप प्रज्वलन करावे आणि कार्यक्रमाचा प्रारंभ करावा अशी मी त्यांना नम्र विनंती करते. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्या जयंतीचे त्रिशताब्दी वर्ष आपण साजरे करत आहोत. सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी, नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते. यानंतर व्यासपीठावरील मान्यवरांचा परिचय व स्वागत करून देण्याची विनंती श्री धनंजय माठेफळकर यांना करते. व्यासपीठावर उपस्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे केंद्रीय कार्यकारिणी सदस्य आदरणीय भैयाजी जोशी, देवगिरी प्रांताचे माननीय प्रांत संघचालक अनिलजी भालेराव, पुनरुत्थान विद्यापीठाच्या कुलपती आदरणीय इंदुताई काडदरे, मारवाडी राजस्थान शिक्षण संस्था राजा नारायणलाल लाहोटी इंग्लिश स्कूलचे अध्यक्ष सन्माननीय आनंदजी लाहोटी,
भारतीय शिक्षण प्रसारक संस्था अंबाजोगाईचे मान्य कार्यवाह सन्माननीय हेमंतजी वैद्य सर, या ठिकाणी उपस्थित शहर आणि परिसरातील सर्व संस्थेतील अध्यक्ष, कार्यवाह, मान्य मुख्याध्यापक, शिक्षणामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे प्रयोग करणारी मंडळी, शिक्षणावर प्रेम करणारी मंडळी आणि विशेष गोष्ट अशी की संपूर्ण भारत देशामधून 200 मंडळी या ठिकाणी आज सभागृहामध्ये उपस्थित आहे। लघु भारताचं रूप आज आप दर्शन या ठिकाणी होता है। या सभी विद्वत जनों का, महाराष्ट्र से बाहर से जो लोग आए हैं, ये सभी विद्वत जनों का मैं हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। जनकल्याण निवासी विद्यालय हरंगुळ या ठिकाणी पुनरुत्थान विद्यापीठाच्या 30व्या विद्वत परिषदेचे आयोजन आज आणि उद्या करण्यात आलेले आहे। सन 2007 पासून दरवर्षी भारतातल्या वेगवेगळ्या ठिकाणी अखिल भारतीय स्तरावर या परिषदेचं आयोजन करण्यात येतं। या परिषदेमध्ये 200 शिक्षण क्षेत्रामध्ये काम करणारी मान्यवर मंडळी सहभागी झालेली आहे आणि भारतासाठी शिक्षणाच्या माध्यमातून ओळख करून देण्याचा प्रयत्न, त्याचं मूलभूत चिंतन आणि मंथन या 2 दिवसामध्ये होणार आहे। याच कार्यक्रमाचा एक भाग म्हणून भारतीय शिक्षणावर आधारित ज्ञानसागर प्रकल्पाच्या 1051 ग्रंथाच्या लोकार्पण सोहळ्यासाठी व्यासपीठाचा परिचय करून देण्यासाठी मी उभा आहे। व्यासपीठावर आदरणीय सुरेश उपाख्य भैयाजी जोशी इंदोरचे स्वयंसेवक आहेत। 2009 ते 21 पर्यंत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सहकार्यवाह म्हणून त्यांच्याकडे दायित्व होतं। सध्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे केंद्रीय कार्यकारिणी सदस्य असं त्यांच्याकडे दायित्व आहे। आदरणीय भैयाजींचं स्वागत करावं अशी मी विनंती आनंदजी लाहोटी सरांना करतो। आनंदजी श्रीनिवासजी लाहोटी BE मेकॅनिकल MBA पुणे विद्यापीठामध्ये केलेलं आहे। मारवाडी राजस्थान शिक्षण संस्थेच्या राजा नारायणलाल लाहोटी इंग्लिश स्कूलचे माननीय अध्यक्ष आहेत। प्रख्यात उद्योजक, बांधकाम क्षेत्रामध्ये विपुल कार्य, अध्यात्म, शिक्षण, तंत्रज्ञान, क्रीडा विषयामध्ये विशेष रुची, विद्यार्थ्यांना नाविन्यपूर्ण भारतीय शिक्षण देण्यामध्ये त्यांचे विशेष प्रयत्न असतात। देवगिरी प्रांताचे माननीय प्रांत संघचालक आदरणीय अनिल बळवंतरावजी भालेराव संभाजीनगरमधील जेऊरचे स्वयंसेवक आहेत। यांत्रिकी अभियंता, गरवारे कंपनीमध्ये विविध प्रयोग करून कंपनीला नावलौकिक प्राप्त करून देण्यामध्ये त्यांचं महत्त्वपूर्ण योगदान आहे। संचालक म्हणून निवृत्त, सध्या या कंपनीमध्ये सल्लागार म्हणून काम करतात। संभाजीनगर शहर संघचालक, जिल्हा संघचालक, विभाग संघचालक आणि सध्या देवगिरी प्रांताचे माननीय प्रांत संघचालक असं त्यांच्याकडे दायित्व आहे। त्यांचं स्वागत करावी अशी मी विनंती भारतीय शिक्षण प्रसारक संस्थेचे माननीय कार्यवाह हेमंतजी वैद्य सरांना करतो। डॉक्टर हेमंतजी वसंतरावजी वैद्य गेवराईचे स्वयंसेवक आहेत। गेल्या अनेक वर्षापासून वैद्यकीय क्षेत्रामध्ये सेवा देतात। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे स्वयंसेवक, संपर्क विभाग, पर्यावरण गतिविधी या जबाबदाऱ्या त्यांनी पार पाडलेल्या आहेत आणि सध्या महाराष्ट्रातील अग्रगण्य असणारी शिक्षण क्षेत्रातील संस्था भारतीय शिक्षण प्रसारक संस्थेचे माननीय कार्यवाह असं त्यांच्याकडे दायित्व आहे। पुनरुत्थान विद्यापीठाच्या माननीय कुलपती इंदुताई काटदरे एक समर्पित व्यक्तिमत्व, जीवनवृत्ती, संपूर्ण आयुष्य शिक्षणामध्ये चिंतन, भारताची ओळख शिक्षणाच्या माध्यमातून कशी करता येईल यासाठी मूलभूत चिंतनामध्ये पूर्ण आयुष्य वाहिलेलं आहे। 1971 ते 1986 मध्ये महाविद्यालयामध्ये अध्यापक म्हणून त्यांनी कार्य केलं। 1982 ते 2007 पर्यंत विद्याभारतीमध्ये पूर्ण वेळ कार्यकर्ता हे दायित्व त्यांच्याकडे होतं। 2004 मध्ये पुनरुत्थान विद्यापीठाची स्थापना झाली
आणि तेव्हापासून त्या विद्यापीठामध्ये कार्यरत आहेत. याच्याशिवाय विद्याभारती गुजरात प्रांत, पश्चिम क्षेत्र, गुजरात, महाराष्ट्र एवं गोवा के मंत्री आणि अखिल भारतीय सहमंत्री म्हणून त्यांनी काम केलेलं आहे. शिशुवाटिका प्रमुख, विद्वत परिषद संयोजक, विद्यापीठमध्ये मंत्री, अध्यक्ष, संयोजक आणि सध्या कुलपती असं त्यांच्याकडे दायित्व आहे. आदरणीय ताईंना वेगवेगळ्या प्रकारचे पुरस्कार प्राप्त झालेले आहेत. गुरुगौरव पुरस्कार, दधीची पुरस्कार, शिक्षाभूषण पुरस्कार, श्री गुरुजी पुरस्कार. सरकारच्या माध्यमातून त्यांना पुरस्कार प्राप्त झालेले आहेत. मगनलाल पटेल पुरस्कार, मदन मोहन मालवीय पुरस्कार. याशिवाय मानद डिलीट उपाधी ताईंना मिळालेली आहे. अक्का महादेवी कर्नाटक स्टेट विमेन्स युनिव्हर्सिटी, गुजरात आयुर्वेद युनिव्हर्सिटी आणि हेमचंद्राचार्य उत्तर गुजरात युनिव्हर्सिटीमधून ताईंना डिलीट ही उपाधी देण्यात आलेली आहे. आदरणीय ताईंचं स्वागत करावं अशी मी विनंती भारतीय शिक्षण प्रसारक संस्थेचे कार्यवाह डॉक्टर हेमंतजी वैद्य यांना करतो. माननीय आनंदजी लाहोटी आणि माननीय हेमंतजी वैद्य यांचे शब्दसुमनाने मी स्वागत करतो आणि माझं परिचयाचे काम थांबवतो. धन्यवाद. धन्यवाद सर. यानंतर कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक करण्याची विनंती माननीय श्रीमती इंदुताई काटदरे, कुलपती पुनरुत्थान विद्यापीठ कर्णावती यांना करते की त्यांनी कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक करावे. पुनरुत्थान विद्यापीठातर्फे प्रकाशित 1051 ग्रंथांच्या ह्या प्रकाशन सोहळ्यानिमित्त मंचावर माझ्याबरोबर उपस्थित माननीय भैयाजी जोशी, देवगिरी प्रांत संघचालक माननीय अनिलजी भालेराव, राजस्थान शिक्षण संस्थेचे आदरणीय आनंदजी लहुटे, भारतीय शिक्षण प्रसारक संस्थेचे श्री हेमंतजी वैद्य आणि सभागृहात मोठ्या संख्येने उपस्थित आत्ताच वर्णन केल्याप्रमाणे शिक्षणात विविध प्रकारे कार्यरत आणि शिक्षणावर प्रेम करणारे तथा देशभरातून आलेले विद्वत परिषदेचे सदस्य, सर्वांना नमस्कार. पुनरुत्थान विद्यापीठ नावाने म्हटलं तर आजच्या भाषेत म्हणू तर युनिव्हर्सिटी आहे, परंतु आज युनिव्हर्सिटी म्हणून ज्या प्रकारे संस्था ओळखल्या जातात त्याप्रमाणे पुनरुत्थान विद्यापीठ हे युनिव्हर्सिटी नाही. तर 21व्या शतकात भारतात कुठल्या प्रकारचं विद्यापीठ पाहिजे त्याची कल्पना करून त्याचं मॉडेल निर्माण करण्यासाठी, त्याचा प्रत्यक्ष नमुना निर्माण करण्यासाठी कार्यरत असं हे पुनरुत्थान विद्यापीठ आहे. प्रयत्न सुरू झाला बीज रूपाने, नावारूपाने यायला आणि पत्रपुष्प फळ लागायला 60 वर्ष लागणार आहेत. अशी विद्यापीठाची 60 वर्षाची योजना आहे. पण जेव्हा ही 60 वर्षाची योजना पूर्णत्वाला येईल तेव्हा आमचं स्वप्न आहे, आमची कल्पना आहे, आमची योजना आहे आणि आमचा संकल्प आहे की भारतात जितक्या पण शिक्षण संस्था चालत असतील, मग त्या शोध केंद्र असो, विद्यापीठ असोत, महाविद्यालय असोत, माध्यमिक शाळा असोत किंवा प्राथमिक विद्यालय असो किंवा ह्या पलीकडे अन्यान्य रूपाने जितके काही शिक्षणाचं कामकाज चालत असेल तिथे सर्व ठिकाणी
शुद्ध भारतीय ज्ञानच दिलं जाईल अशा या शिक्षण संस्था असतील. आणखीन 2 वाक्य ह्याच्याशी जोडते. नवीन भारतीय प्रतिमानाप्रमाणे चालणाऱ्या शिक्षण संस्था तर निर्माण होतीलच, त्याला आपण प्रतीक रूपाने गुरुकुल म्हणू. पण तोपर्यंत लाखो विद्या केंद्र देशभरात चालत तर असतील. त्यांचं काय होईल तर त्यांचं मॅकॉले रूपातून महर्षी रूपात रूपांतरण होईल. म्हणजे ती दुसरी प्रक्रिया पण बरोबर चालत असेल. आणि जे विद्या केंद्र नाही म्हणतील की आम्हाला मॅकॉलेच राहायचं आहे, महर्षी व्हायचं नाहीये कारण की आम्ही तर आधुनिक आहोत, त्या विद्या केंद्रांचं काय होईल? ते बंद पडतील. कारण आम्ही काही ह्यापैकी नाही की त्याची भवनं पाडून टाकू, ग्रंथालय जाळून टाकू, शिक्षकांना मारून टाकू किंवा विद्यार्थ्यांनाच हतबल करून टाकू, अशातले नाही आहोत. मग बंद का पडतील? कोणी तिथे जाणारच नाही. तिथे अन्य सरकारी ऑफिसेस किंवा अन्य कॉर्पोरेट हाऊसेस जे निर्माण व्हायचं असेल ते होईल, पण शाळा म्हणून चालणार नाही. अशी कल्पना कोणीतरी करायलाच पाहिजे, असे प्रयत्न कोणीतरी करायलाच पाहिजेत. म्हणून आम्ही जे म्हणतो ना, जिथे कम तिथे हम, म्हणून पुनरुत्थान विद्यापीठाने हा संकल्प करून पुनरुत्थान विद्यापीठाचा प्रयोग हाती घेतलेला आहे. त्या प्रयोगात किती प्रकारे भारतीय शिक्षणाचं काम चालतं. तर पहिला संकल्प काय, उद्दिष्ट काय, तर भारतीय ज्ञानधारेची प्रतिष्ठा विद्वज्जन आणि सामान्य जनांच्या हृदय, बुद्धी, मन, वाणी आणि कृती त्याच्यात दिसावं, त्याच्यात हे ज्ञानधारा संक्रमित व्हावी, अशा उद्दिष्टाने विद्यापीठात अध्ययन, संशोधन, अध्यापन, नवीन पाठ्यक्रमांचं निर्माण, त्यासाठी लागणारी सामग्री म्हणजे संदर्भ सामग्री आणि पठन सामग्री निर्माण करावी. त्यासाठी काम करतील असे शिक्षकांचं निर्माण करावं आणि जिथे जमेल तिथे त्यापैकी काही गोष्टींचे प्रयोग सुद्धा करावेत. अशा प्रकारे विद्यापीठाचं काम चालतं. शैक्षणिक स्वरूपाचं म्हटलं तर 20व्या आणि 21व्या शतकातील भारतीय दर्शनांचं नवीन आधुनिक रूप म्हणून एकात्म मानव दर्शन हे पंडित दीनदयाळजींनी जे प्रस्तुत केलं, त्याला आधार घेऊन शिक्षणाचे समग्र विकास प्रतिमान, इंटिग्रल डेव्हलपमेंटल मॉडेल ऑफ एज्युकेशन असं घेऊन त्या आधारे शिशु शिक्षण आणि 14 वर्षाच्या वयापर्यंतच्या मुलांसाठीचा पूर्ण अभ्यासक्रम विद्यापीठाने तयार केलेला आहे आणि विद्याभारतीच्या शाळांमधून हा अभ्यासक्रम आता राबवला सुद्धा जात आहे. परंतु त्यालाच पुढे घेऊन जाऊन विचार केला तर एकात्म मानवदर्शन आणि त्यावर आधारित शिक्षणाचे समग्र विकास प्रतिमान हे केवळ शिशु शिक्षण आणि प्राथमिक शिक्षणापर्यंत मर्यादित किंवा सीमित नाही. या देशाच्या इंजिनिअरिंग आणि मेडिकल कॉलेजच्या संस्था एकात्म मानवदर्शनाच्या आधारावर चालायला पाहिजे. ऑल इंजिनिअरिंग, ऑल मेडिकल सायन्स, ऑल फिजिक्स, ऑल कॉमर्स, म्हणजे व्यापार वाणिज्य असो, उद्योग असो, इंजिनिअरिंगच्या संस्था असो, भौतिक विज्ञान असो, मनोविज्ञान असो की आणखीन कुठलीही विद्याशाखा असो,
कुठल्याही स्तराची असो तरी त्याचा आधार एकात्म मानव दर्शन आणि समग्र विकास प्रतिमान असलं पाहिजे. देशातल्या विद्वानांसमोर, विचारवंतांसमोर, बौद्धिकांसमोर हेच तर आव्हान आहे. हेच आव्हान पेलण्याचा प्रयत्न स्वतःच्या परीने पुनरुत्थान विद्यापीठ करत आहे. त्यासाठी म्हणून मोठ्या प्रमाणात साहित्य निर्माण केलं पाहिजे ही आजची मोठी गरज आहे. कारण आम्ही विचार केला की आम्हाला भारतीय सिद्धांतावर आधारित मनोविज्ञान शिकवायचे, कुठून शिकवायचं? आम्हाला आज परिचित आहे ते फ्रॉइड, युंग, फ्रॉबेल, पेस्टोलॉजी ह्यांचंच मनोविज्ञान माहीत आहे. आणि हे सगळं जाणणारी लोक म्हणतात भारतात मनोविज्ञान तर नाहीच आहे, मग कसं करायचं? मग आम्हाला भारतीय मनोविज्ञानाचं साहित्य निर्माण करावं लागेल. आम्ही जर ॲडम स्मिथलाच द फादर ऑफ इकॉनॉमिक्स म्हणत असू आणि त्याच आधारावर उच्च शिक्षण, संशोधन आणि शालेय शिक्षण चालत असेल तर आम्हाला ती क्षतिपूर्ती करण्यासाठी भारतीय धर्मानुकूल अध्यात्मनिष्ठ अर्थशास्त्राचे सिद्धांत मांडणारं अर्थशास्त्राचं साहित्य नव्याने निर्माण करावं लागेल. एकात्म अर्थनीती, एकात्म अर्थशास्त्र, त्याला व्यवहारापासून सिद्धांतापर्यंत मांडणी करणारं साहित्य आमच्यापाशी पाहिजे. नाहीतर मग अरे कॉलेजमध्ये अर्थशास्त्र कसं शिकवतात, समाजशास्त्र कसं शिकवतात, काय चाललंय हे सगळं असं म्हणून काही फायदा नाही. आम्हाला पर्याय दिला पाहिजे. काय नाही करायचं ते म्हणायच्या ऐवजी काय करायचं ते म्हटलं पाहिजे. आणि हे घ्या, तुम्हाला शिकवायचंय ना भारतीय धर्मानुकूल अर्थशास्त्र, हे घ्या, हे शिकवा. भारतीय मनोविज्ञान शिकवायचंय ना, हे घ्या. भारतीय उद्योग पद्धती, भारतीय समृद्धी निर्माण करण्याचं शास्त्र, शोभायुक्त श्री, शुभ लाभ असं प्राप्त करून देणारं अर्थशास्त्र शिकवायचंय ना, तर मग हे करा. संस्कृती आणि समृद्धी दोन्ही क्षेत्रांमध्ये उच्चांक गाठायचे असतील तर आम्हाला हे मनोविज्ञान शिकवावं लागेल. हे अर्थशास्त्र, हे समाजशास्त्र, हे धर्मशास्त्र, हे कुटुंबशास्त्र, हे विवाहशास्त्र, हे उद्योगशास्त्र, हे भौतिक विज्ञान, हे रसायन विज्ञान, ही बॉटनी, हे बायोलॉजी हे शिकवावं लागेल. हे आयुर्विज्ञान म्हणजे मेडिकल सायन्स शिकवावं लागेल. त्यासाठी आम्हाला दोन गोष्टी पाहिजे. एक पाहिजे अभ्यासक्रम, दुसरं पाहिजे त्यासाठी लागणारं संदर्भ साहित्य. हे दोन गोष्टी पहिल्या पाहिजेत. नंतर आम्हाला ते सगळं शिकवणारे शिक्षक पाहिजेत. त्याआधी हे सगळं निर्माण करणारे विद्वज्जन पाहिजेत. विद्वज्जनांनीच शिक्षक सुद्धा झालं पाहिजे. त्यासाठी लागणारं साहित्य निर्माण करणे हे पुनरुत्थान विद्यापीठाने मनावर घेतलंय. शिक्षण केवळ शाळांमधून होत नाही, घराघरातून होतं. आपण म्हणतोच घर ही प्रथम पाठशाळा आणि आई ही प्रथम गुरु आहे. मग आमच्या मुलींना आई बनायला शिकायला हवं. आमच्या मुलांना वडील बनायला सुद्धा शिकायला हवं. आणि कुटुंबात गर्भावस्थेपासून वृद्धावस्थापर्यंत आजीवन शिक्षण कसं होतं ते कुटुंबाला शिकवायला पाहिजे. कारण कुटुंब धर्म आणि संस्कृतीची परंपरा राखणारं एक मोठं सांस्कृतिक केंद्र आहे. म्हणून कुटुंब शिक्षणाचा विषय घेऊन सुद्धा आम्हाला अभ्यासक्रम आणि सामग्री निर्माण केली पाहिजे. लोकशिक्षण त्यासाठी सुद्धा आम्हाला साहित्य पाहिजे, शिक्षणाची सोय पाहिजे. हे सगळं मनात घेऊन 2019 मध्ये
विद्यापीठांनी संकल्प केला, आम्ही भारतीय जीवनदृष्टी, भारतीय संस्कृती, भारतीय जीवनशैली, भारतीय जीवन व्यवस्था, भारतीय ज्ञानसंपदा, भारतीय इतिहास, भारतीय सांस्कृतिक इतिहास ह्याला धरून आम्ही 1000 ग्रंथ निर्माण करू. हा 2019च्या व्यास पौर्णिमेचा संकल्प सिद्धीस आला 2023 मध्ये. 2023च्या वसंत पंचमीला हा पूर्णत्वास आला, परंतु त्याचा प्रकाशन आणि लोकार्पण सोहळा 15 एप्रिल 2023ला झाला आणि परमपूजनीय सरसंघचालकांच्या हस्ते त्याचं प्रथम लोकार्पण झालं. त्यानंतर अनेक राज्यांमधून हा लोकार्पण सोहळा अद्याप चालू आहे. हे ग्रंथ कसे आहेत थोडीशीच ओळख करून देते. 4 प्रकारचे ग्रंथ आहेत. एक, लेखकांनी स्वतः ह्या प्रकल्पासाठीच निर्माण केलेले लिहिलेले असे ग्रंथ, त्याला आम्ही म्हणतो मूळ लेखनाचे, मौलिक लेखनाचे ग्रंथ. ह्यांची संख्या साधारण 400 आहे. दुसरं, भारताच्या सगळ्या भाषांमधून अत्यंत श्रेष्ठ साहित्य विविध विषयांचं असं आत्ता सुद्धा उपलब्ध आहे. ते साहित्य अन्य भाषाभाषी लोकांपर्यंत पोचावं त्यासाठी हिंदीमधून अनुवाद करायचा आणि तो प्रकाशित करायचा असा एक विभाग आहे, अनुवादाचा विभाग. आणि भारताच्या सगळ्याच भाषांमधून हिंदीमध्ये अनुवाद झालेला आहे. असे साधारण 200 ग्रंथ. 5 वर्ष ते 20 वर्षाच्या विद्यार्थ्यांसाठी भारत केंद्री, भारत बोध करून देणारं वाचन सामग्री असणारं साहित्य, त्याला भारतीय ज्ञान पाठावली असं नाव देऊन 75 ग्रंथ आहेत. आणि मग प्रज्ञा चिती परिधी, प्रज्ञा म्हणजे जे बौद्धिक आहेत, प्रज्ञावंत आहे त्यांच्यासाठी, जे शैक्षणिक संशोधनाच्या क्षेत्रात कार्यरत आहेत अशा लोकांसाठी आणि सर्वसामान्य वाचकांसाठी अशा प्रकारे 200 ग्रंथ संपादनाचे आहेत. आणि आजपासून 100-125 वर्षापूर्वी, 70 वर्षापूर्वी, 80 वर्षापूर्वी आपल्या देशात एक मोठी विद्वानांची फळी होती, ज्यांनी स्वातंत्र्य आंदोलनाबरोबर असा विचार केला होता. ही सगळी समर्थ लोक होती की आम्हाला आंदोलनाच्या माध्यमातून स्वाधीनता तर प्राप्त होईल, पण नंतर इंग्रजांनी सर्व दृष्टींनी तोडून फोडून मोडून टाकलेला आपला समाज, आपला देश स्वाधीनता प्राप्तीनंतर चालेल कसा, त्यासाठी आम्हाला अध्ययन पाहिजे, त्यासाठी आम्हाला शास्त्रांची पुनर्मांडणी पाहिजे, त्यासाठी आमच्याजवळ अध्ययन योजना पाहिजे, शाळांमधून शिकवण्यासाठीची काही सोय पाहिजे, असा विचार करून लोकमान्य टिळकांच्या नेतृत्वाखाली अशी एक मोठी विद्वानांची फळी होती, ज्यांनी असं साहित्य निर्माण केलं. त्यांच्याबरोबर अनेक अन्य विद्वान सुद्धा, त्यांच्याबरोबर सुद्धा, त्यांच्या नंतर सुद्धा असं सामग्री तयार करणारी मोठी फळी होती. अशा लेखकांचे ग्रंथ जे अत्यंत उपयोगी आहेत परंतु आज उपलब्ध नाहीत, अशा ग्रंथांचं पुनः प्रकाशन करणं. आणि हा विचार तर आम्हाला माननीय भैयाजींनी दिला होता. ते आमच्या ह्या ज्ञानसागर महाप्रकल्पाचे संरक्षकच होते मुळे. तेव्हा असे 300 ग्रंथ असे मिळून 1000ची बेरीज होती. पण आम्ही म्हणतो ना, सवायाचं अर्थशास्त्र आहे, सवायाचा व्यवहार आहे. मग 1000 आपण संकल्प केला ना, थोडंसं जास्त,
म्हणून 1051 ग्रंथांचं निर्माण झालं आणि एकाबरोबरच प्रकाशन सुद्धा झालं. या ग्रंथांमध्ये 31 विषय आहेत. अध्यात्मशास्त्र, धर्म, संस्कृती, समाज, राज्यव्यवस्था, राज्यशास्त्र, अर्थशास्त्र, कृषी, गोपालन, आयुर्वेद, विज्ञान, तंत्रज्ञान, चरित्र, सांस्कृतिक इतिहास, अशा विविध विषय जे आज उपयोगी आहेत आणि शाळा महाशाळांमधून शिकवले जातात, त्यांचं भारतीय स्वरूप मांडणारं असं साहित्य. त्या उपरांत कुटुंब शिक्षण, अधिजननशास्त्र, शिक्षणशास्त्र, मनोविज्ञान हे पण विषय त्याच्यात आहेत. आणि मग सर्व विषयांचा सार मांडणारी अशी भारतीय संकल्पना सूत्र, जीवन विकास के सूत्र, जीवन सूत्र संग्रह, असे वेगवेगळ्या प्रकारचे आलेख ग्रंथ पण त्याच्यात आहेत आणि मग संपादनाचे ग्रंथ पण आहेत. अशा सर्व उपयोगी जे आज शिकवले जाणारे आणि आज न शिकवले जाणारे परंतु शिकवले गेले पाहिजेत अशा सर्व विषयांचे ग्रंथ ह्या ज्ञानसागर महाप्रकल्पात उपलब्ध आहेत. हे सगळे ग्रंथ अर्थातच हिंदी भाषेतून आहेत, कारण हिंदीमधून असले की भारताच्या कुठल्याही भाषेत त्याचा अनुवाद शक्य होतो. अशा ग्रंथांचं निर्माण केल्यानंतर आता त्याचा उपयोग काय, तर आम्ही काय केलं, त्याच्यात सुरू तर झालंच आहे, त्याच्यातही काही ग्रंथ आहेत वेगवेगळ्या विषयांची शिशु ते उच्च शिक्षणापर्यंतच्या अभ्यासक्रमांची रूपरेषा, ज्याचं मग डिटेलिंग विद्यापीठाचे बोर्ड ऑफ स्टडीजचे अध्यापक करू शकतात, अशी रूपरेषा दिलेलीच आहे. भारतीय ज्ञानाच्या विविध आयामांवर आधारित 101 अभ्यासक्रमांची रूपरेषा असाही ग्रंथ आहे. समग्र विकास प्रतिमान त्या अभ्यासक्रमाची रूपरेषा आणि तो पूर्ण अभ्यासक्रमच असेही ग्रंथ आहेत. त्या उपरांत आता विविध विद्यापीठांच्या बोर्ड ऑफ स्टडीज, अकॅडमिक काउन्सिल्स, रिसर्च इन्स्टिट्यूट्सचे विद्वान ह्या सगळ्यांबरोबर संवाद साधून त्या आधारावर आता आम्हाला शिक्षणात कशी वाटचाल करता येईल त्यासाठीचा संपर्क, चर्चा वगैरे घडवून आणण्याचा विद्यापीठाचा मानस आहे. नवीन शिक्षण नीती ह्या अंतर्गत भारत सरकारने इंडियन नॉलेज सिस्टीम असा विभाग सुरू केलेला आहे. सो आपल्याला सर्वांना माहिती आहे. त्या इंडियन नॉलेज सिस्टीमसाठी लागणारं संपूर्ण साहित्य या ज्ञानसागर महाप्रकल्पात आहे, कारण भारत सरकारने आता इंडियन नॉलेज सिस्टीमचा विभाग आणला. विद्यापीठ आणि अन्यान्य आपल्या ज्या संघटना आहेत, मला असं वाटतं भारतीय शिक्षण प्रसारक संस्था त्यातलीच एक आहे, राजस्थान शिक्षण संस्था असेल कदाचित, मला इतका परिचय नाही आहे त्याचा, पण भारतीय शिक्षण प्रसारक संस्थेचा आहे. पण ह्या सगळ्यांनी भारतीय ज्ञान संपदा किंवा भारतीय शिक्षण पद्धती हा विषय तर स्वतःच्या जन्मकाळापासूनच घेतलेला आहे. म्हणून जे काही साहित्य आहे ते इंडियन नॉलेज सिस्टीमची जी काही योजना असेल त्याला पूर्णपणे उपयोगी असं आहे. आमचा मानस आहे, आमची अपेक्षा आहे, हे ग्रंथ शिक्षण संस्थांमधून पोचावेत, सर्व दूर पोचावेत. एवढंच नव्हे, घराघरातून पोचावेत, कारण शिक्षण घरातून सुरू होतं, घरात चालतं, आजीवन चालतं. शाळेचं शिक्षण 12, 15, 20 वर्षाच्या वयाला संपतं. नंतर खरं अप्लाइड शिक्षण सुरू होतं, ते घरातून चालतं आणि आजन्म चालतं. म्हणून हे ग्रंथ घराघरातून पोचावेत.
विद्यापीठाने याच्यासाठी वेगळ्या प्रकारची अध्ययन योजना आणि वाचन योजना पण केलेली आहे. अशी वाचन योजना आणि अध्ययन योजना सर्वदूर राबवली जावी ह्यासाठी सुद्धा विद्यापीठ प्रयत्न करतात. आणि ह्याच्याच पुढे कदाचित पुढे म्हणजे थोडीशी जास्त महत्वाकांक्षा म्हणायची, उपयोगी साहित्याचा अन्य भारतीय भाषांमधून अनुवाद पण व्हावा, म्हणजे देशभरात पोचावे, घराघरातून पोचावे, शाळांमधून पोचावे, रिसर्च इन्स्टिट्यूटमध्ये पोचावे असा आमचा मानसही आहे, अपेक्षाही आहे आणि प्रयत्न पण आहे. त्यासाठी विद्वत जनांचं ध्रुवीकरण करून त्यांच्या माध्यमातून विद्वन मत परिष्कार, विद्वत क्षेत्र परिष्कार आणि लोकमत परिष्कार करून ह्या ज्ञानसागर ग्रंथावर आधारित अशी आमची शिक्षण पद्धती भारतीय स्वरूपाने विकसित जावी. आणि 2064 मध्ये सुरुवातीला मी जो संकल्प व्यक्त केला तो संकल्प मूर्तिमंत व्हावा अशा प्रकारची योजना, त्यासाठीचा हा ज्ञानसागर महाप्रकल्प आणि त्यातलीही 1051 ग्रंथ आणि त्याचा आत्ता हा लोकार्पण सोहळा माननीय भैयाजीच्या हातून होणार, त्याचा मी अल्पसा परिचय करून दिला. तुम्ही सर्वांनी ऐकलं त्याबद्दल सर्वांचा खूप खूप आभार. धन्यवाद. धन्यवाद ताई. यानंतर भारतीय शिक्षणावर आधारित ज्ञानसागर महाप्रकल्पाच्या 1051 ग्रंथांचा लोकार्पण सोहळा संपन्न होत आहे. व्यासपीठावर उपस्थित माननीय श्री भैयाजी जोशी सर्व मान्यवरांना अशी विनंती करते की त्यांनी ग्रंथांचे पूजन करून 1051 ग्रंथांचे लोकार्पण करावे. श्री गुरुभ्यो नमः. हरि ओम. प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती धेनामाभित्र्यवतो पावका नः सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती यज्ञं वष्टुधिया वसुः चोदयित्री सोनृतानां चेतन्ति सुमतीनां यज्ञं दधे सरस्वती महोर्णः सरस्वती प्रचेतयति चेतुना धियो विश्वा विराजति देवीं वाचोमजनयन्त देवास्तां विश्वरूपाः पशवो वदन्ति सा नो मन्द्रेषु मूर्जन्वहा धेनुर्वागस्मानुपसुष्टुदयतो तच्छन्यो रावणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपोते देवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं शन्नो अस्तु द्विपदे शञ्चतुष्पदे. धन्यवाद. या 1051 ग्रंथाच्या लोकार्पण सोहळ्यानंतर सभागृहात उद्बोधन करण्याची विनंती माननीय श्री भैयाजी जोशी, अखिल भारतीय कार्यकारी मंडळ सदस्य, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यांना करते. तत्पूर्वी वैयक्तिक गीत होईल. वैयक्तिक गीत सादर करण्याची विनंती श्री संतोष बिडकर यांना करते. सूत्रपात नवयुग बेला का संवाहक हम सभी बने, कठिन परिश्रम और लगन से नवयुग की पहचान बनी, नवयुग की
पहचान बने। राष्ट्र प्रथम जीवन में अपने हर मन का उद्देश्य रहे। गौरव बढ़े देश का जिससे यह जनमानस लक्ष्य रहे। नवयुग की इस नवगंगा के जलकण पावन सभी बने। कठिन परिश्रम और लगन से नवयुग की पहचान बने। नवयुग की पहचान बने। उत्सुक सज्जन सुप्त शक्ति का लाना होगा नवल प्रवाह। संचित शक्ति अथाह हिंदू की प्रगटे यह जन जन की चाह। सुदृढ़ हो विस्तार कार्य अब गति देकर उत्थान करे। कठिन परिश्रम और लगन से नवयुग की पहचान बने। नवयुग की पहचान बने। जागृति श्रद्धा बढ़े धर्म में। शीलवान परिवार सभी। पर्यावरण प्रफुल्लित करके समरसता की राह कड़ी। शिष्टाचार स्वदेशी अपने अधिष्ठान की आन बने। कठिन परिश्रम और लगन से नवयुग की पहचान बने। नवयुग की पहचान बने। पश्चिम के चिंतन से थक कर विश्व विवश भारत की ओर बढ़ी राष्ट्र की शक्ति सनातन। उठा गगन में स्वर घन घोर। चलो बढ़े अब कर्म क्षेत्र में गुरुता के प्रतिमान बने। कठिन परिश्रम और लगन से नवयुग की पहचान बने। नवयुग की पहचान बने। सूत्रपात नवयुग बेला का संवाहक हम सभी बने। कठिन परिश्रम और लगन से नवयुग की पहचान बने। नवयुग की पहचान बने। नवयुग की पहचान बने।
या ज्ञानसागर महाप्रकल्पाच्या 1052 ग्रंथाच्या लोकार्पण समारोहाला उपस्थित मंचावरील सर्व मान्यवर, सभागृहामध्ये उपस्थित सज्जनवृंद, माता भगिनी आणि बंधूंनो, स्वप्न देखना आसान है। हम लोग बहुत स्वप्न देखते हैं, जागृति के बाद स्वप्न भी भूल जाते हैं। इंदुमती जी ने जागृत अवस्था में स्वप्न देखा था। स्वप्न देखने के बाद हम जैसे दुर्बल लोग सपने की बात सपने के साथ समाप्त हुई ऐसे अपने मन का समाधान करते हैं। इंदुमती जी ने उस स्वप्न के बाद अगला जो चरण डाला वो स्वप्न के अनुसार संकल्प लिया। संकल्प लेने वाले भी संकल्प पूर्ण करते हैं, ऐसा अनुभव तो बहुत सबका तो नहीं रहता, पर इस संकल्प को पूर्ण शक्ति, समय, समर्पण, परिश्रम ये सब करते हुए इस स्वप्न को साकार होता हुआ हम देख रहे हैं। मैं आप सबकी ओर से इंदुमती जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं शायद इसलिए कहता हूँ कि बहुत पुराना इतिहास तो मुझे मालूम नहीं, पर गत कम से कम 500 वर्षों में इस प्रकार का एक साथ 1000 ग्रंथों का निर्माण और समाज के लिए उपलब्ध कराना ये एक ऐतिहासिक प्रसंग है, ऐतिहासिक घटना है। और इसलिए इस प्रकार का एक ज्ञान सागर, हम उस सागर में उतरे, इतना ही उतरे कि बाहर आ सके, नहीं तो सागर की गहराई में जाने के बाद व्यक्ति बाहर आना मुश्किल रहता है। धीरे धीरे जाए और वापस आते जाए। वापस इसलिए आना है कि उस सागर का प्रसाद सबको देना है, इसलिए आना चाहिए वापस। एक बहुत वास्तव में ऐतिहासिक कार्य हुआ है। भारत की हर बात जो भी मनीषियों ने यहाँ रखी, ऋषियों ने रखी, उसके बारे में हम सब लोग गर्व का अनुभव करते हैं कि भारत की बात केवल भारत के लिए नहीं रहती है, सारे समस्त विश्व के लिए उसका उपयोग होता है, उसका संदर्भ आता है। और इसलिए भारत का समस्त चिंतन ये एक वैश्विक चिंतन रहा है। और भारत की चिंतन की ऐसा वैश्विक है, इस देश के लिए है, उस देश के लिए है, ऐसा तो नहीं कहा सकते। जो भी यहाँ पर मनीषियों ने रखा वो केवल भारत के लिए नहीं। हम किसी भी प्रकार के तत्व ज्ञान के ग्रंथ निकाले, आपको ध्यान में आएगा कि ये केवल भारत के लिए नहीं, सबके लिए। और दूसरी विशेषता है कि ये सार्वकालिक है। 1000 वर्ष भी पहले उतना ही संदर्भ रहित था, नहीं संदर्भ सह था, आज भी उतना ही संदर्भों के साथ है। इसका कभी भी यह भी काल विसंगत हुआ ऐसा कह नहीं सकते। अनादिकाल से
चला आया यह एक प्रवाह, ये सार्वकालिक ही माना जाता और समाज के मनुष्य जीवन के सबके लिए उपलब्ध है। पढ़े लिखे लोगों के लिए है, अनपढ़ लोगों के लिए नहीं है, गरीबों के लिए नहीं है, पैसे वालों के लिए है, ऐसा इसका बस नहीं है। जिस प्रकार का जन्म लिया है उस प्रकार के सभी व्यक्तियों को, जीव जगत को उपयुक्त होगा, ऐसा ही चिंतन भारतीय मनीषियों ने रखा। जब हम कहते हैं कि हमें हिंदू होने का गर्व है, भारतीय होने का गर्व है, तो गर्व इन बातों का है कि वैश्विक चिंतन सार्वकालिक सबके लिए, और यही कारण है कि हम अपने आप को पृथ्वी के इस मंडल में रहने वाले सभी एक ही परिवार के हैं ऐसा मानने वाला केवल भारत है, इसका हमको गर्व है। बाकी लोग संकुचितता में चलते, संकुचित विचारधारा भी चलते हैं। इसलिए भारत को किसी दुनिया के किसी भी ताकतों ने संकुचित मानने की गलती नहीं करना चाहिए, गलती नहीं करना चाहिए। जीवन प्रवाह रहता है तो जीवन की कुछ न्यूनतम आवश्यकताएं रहती है। इन जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं में कहते हैं कि रोटी कपड़ा मकान चाहिए। रोटी कपड़ा मकान तो ये कोई केवल मनुष्य की बात नहीं है, तो पशु के लिए भी है। केवल रोटी कपड़ा मकान मिलने से संतुष्ट होगा तो उसको पशु स्तर का ही जीवन माना जाएगा, ये मिल जाए। परंतु भारत के मनीषियों ने जो कहा कि रोटी कपड़ा मकान ये न्यूनतम आवश्यकता है, इसकी उपेक्षा तो नहीं कर सकते, लेकिन इसी से संतुष्ट होने की गलती हम न करें, इसी से संतुष्ट न हों। ये बात ठीक है कि हमारे यहाँ पर कहा गया कि शरीर ये धर्म कार्य का साधन है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, इसलिए ये शरीर के लिए रोटी कपड़ा मकान चाहिए, बिना शरीर के हम कुछ काम नहीं कर पाएंगे। लेकिन ईश्वरीय प्रकृति के द्वारा, शक्ति के द्वारा मनुष्य को और भी कुछ बातें ईश्वर ने दी है, वो पशुओं के पास नहीं। जब हम उसका विचार करते हैं तो मानवों को एक मन दिया है, एक अंतःकरण दिया है, वहां पर संवेदनाएं हैं, सुखद संवेदनाएं भी है, दुखद संवेदनाएं भी है, आनंद भी है, क्रोध भी है, निराशा भी है, उत्साह भी है। वो शरीर के साथ उसका कोई संबंध नहीं। ये ईश्वर के द्वारा मानव को दिया हुआ एक और वरदान। पर केवल मन दिया है, अंतःकरण दिया, ऐसा नहीं, तो उसके आगे की एक बात दी गई कि इसको सोचने की क्षमता मनुष्य को दी है। तो इस प्रकार के विशेषताओं के साथ मानव जीवन आता है। अब कुछ लोग नरक देह को पशु के रूप में ही रखकर समाप्त करते हैं। वो न मन को समझते हैं, न अंतःकरण को समझते हैं, न बुद्धि का उपयोग क्या होगा इसको जानते हैं, न वहां तक जाने की इच्छा रखते हैं। ये तो ईश्वर ने दिया है। पर जब पूर्ण विकसित की बात कही गई, जब किसी मनीषियों ने जब परिपूर्ण मानव की बात कही, तो परिपूर्ण मानव यानी केवल शरीर समृद्ध है, सुखी है, उससे नहीं कहा गया। तो उसका मन भी कैसा होना चाहिए इसके बारे में कहा, उसकी बुद्धि कैसे होनी चाहिए ये भी, इसका भी मार्गदर्शन हमने यहाँ पर मिला हुआ है।
इसलिए अपने यहाँ पर संस्कार शब्द चला, संस्कृति शब्द चला। इसका संबंध शरीर से नहीं, शरीर के ऊपर है। सब प्रकार की भौतिक संपदाओं से दुर्बल रहने वाला व्यक्ति भी संस्कारवान होता हुआ दिखाई देता है। व्यवहार से संपन्न दिखाई देता है, और भौतिक दृष्टि से संपन्न लोग व्यवहार में कितने निम्न स्तर के हो सकते हैं, इसका तो हम अपने आसपास दृश्य देखते हैं। ये मूल्य शब्द आता है, ये मूल्य ये पशुओं के लिए तो नहीं बताया, मनुष्यों के लिए बताया। फिर मूल्यों के आधार पर चलने वाला मानव जीवन, तो क्या ये मूल्य भारत के अलग है और अमेरिका के अलग है, चीन के अलग है, जापान के अलग है? ऐसा तो नहीं है। ये सभी के लिए है, सभी के लिए समान इस प्रकार का। और इसलिए इस प्रकार का एक परिवेश, एक वातावरण जब प्राप्त होता है तो मन संस्कारित भी होता है, मन संतुलित भी होता है, मन सकारात्मक सोच को लेकर चलने वाला भी बनता है। अगर परिवेश ठीक नहीं रहा तो नकारात्मक बनेगा, उसे कभी भी कोई अच्छी चीज दिखाई नहीं देगी। हम महाभारत की कथा हम लोगों ने सुनी है, हम लोग भी सुनाते होंगे। धर्मराज की दृष्टि और दुर्योधन की दृष्टि में अंतर है। दुर्योधन को जब कहा गया कि एक अच्छा व्यक्ति ढूंढ के लाओ, उसे कोई शाम तक 24 घंटे के बाद भी कोई अच्छा व्यक्ति नहीं मिला। उसके विपरीत कहा गया धर्मराज को कि एक खराब व्यक्ति ढूंढ के लाओ, वो भी खाली हाथ वापस आए, एक भी खराब व्यक्ति मुझे नहीं मिला। तो ये जो एक दृष्टि है, एक सकारात्मकता है, अच्छी देखने की बात है, उसका वो परिपूर्ण मानव में उसका अपना एक स्थान है, और वो बिना संस्कारों के, बिना जागरण के नहीं हो। किसी भी सफेद कागज पर एक स्याही का दाग डालेंगे, उसका प्रमाण कितना होगा? 0.00000 भी होगा, तभी लोग कहते हैं कागज है पर उसके ऊपर एक स्याही का दाग है। इतना बड़ा सफेद है वो नहीं दिखाई दी। देखने की दृष्टि, ये मन के धरातल पर इस प्रकार का एक पोषण मन का होना यह आवश्यक है। बुद्धिमत्ता में कमी नहीं रहती, बुद्धिमान लोग रहते हैं, पर बुद्धिमान लोगों को हमने अपने बुद्धि का दुरुपयोग करते हुए भी देखा है। भ्रष्टाचार करने वाले निर्बुद्ध लोग नहीं है, गलत काम करने वाले अशिक्षित नहीं है, देश के साथ गद्दारी और बेईमानी करने वाले गरीब लोग नहीं है, संपन्न लोग हैं, बुद्धिमान है, बुद्धि तो है। जब किसी ने हाइड्रोजन बॉम्ब बनाया होगा, उनको अगर ये पता रहता कि मनुष्य अपने बुद्धि का उपयोग करते हुए इसको हिरोशिमा पर डालेगा, वो निर्माण नहीं करते। उसने मनुष्य के बुद्धि पर विश्वास रखा और बनाया। मनुष्य ने अपने बुद्धि का दुरुपयोग करते हुए मनुष्य जीवन के लिए चुनौती के रूप में उसका उपयोग किया। ये बुद्धि का दुरुपयोग। इसलिए मानव के लिए बुद्धि होना पर्याप्त नहीं, इसके लिए आपने यहाँ पर भारतीय शास्त्रों में एक और शब्द का प्रयोग किया गया, उसको कहा गया विवेक है। उचित क्या है, अनुचित क्या है, योग्य क्या है, अयोग्य क्या है, करणीय क्या है, अकरणीय क्या है, इसका विवेक बुद्धि के साथ, इस विवेक के साथ जीने वाला व्यक्ति अपने बुद्धि का और अपने अंतःकरण का
सकारात्मक ही उपयोग करेगा, अन्यथा राक्षसी प्रवृत्ति का बनेगा। इसे हम उदाहरण अपने आसपास कहीं देखते हैं। मन संवेदनशील भी होता है, मन के अंदर द्वेष भावनाएं भी बढ़ती है, मन के अंदर असूया भी निर्माण होती है, मन के अंदर अशांति भी निर्माण होती है। इसलिए हमको कहना पड़ता है मन शांत रखो। तो ये सब विकृतियों का केंद्र मन न बने तो हमारा मन भी संवेदनशील बने, सकारात्मक देखने वाला, सोचने वाला बने, सकारात्मक आचरण करने वाला बने। ये अगर इस प्रकार के परिपूर्णता की ओर अगर मनुष्य को जाना है तो वह उसको कोई मार्गदर्शन चाहिए, उसे कोई शिक्षा चाहिए, उसे कोई सलाह देने वाले चाहिए, उसे कोई हाथ पकड़ कर लेकर जाने वाले चाहिए। ये समस्त ग्रंथ व्यक्ति के इस मार्ग को प्रशस्त करने वाले, इस मार्ग पर चलने के लिए एक ज्ञान का एक पुंज अपने हाथ में देने वाले इस प्रकार की संपदा है। और इसलिए केवल मनुष्य का देह प्राप्त हुआ इसलिए मानव परिपूर्ण नहीं बनेगा, परिपूर्ण तो रहता ही है। भगवान के फैक्ट्री में दोष कम रहता है, होता है कभी कभी। मनुष्य के शरीर में जन्म के बाद वो नई बात नहीं जुड़ती है। जितना जिस प्रकार का शरीर लेकर जन्म हुआ है उसके बाद उसमें शरीर में और कोई नया अवयव आएगा ऐसा नहीं। फिर नया क्या होता है तो नया उसका विकसन होता है, उसकी क्षमताएं बढ़ती है, उसकी प्रतिभाएं बढ़ती है। और इस प्रकार के क्षमता और प्रतिभाओं का वर्धन करने के लिए एक रास्ता बताने वाला कहीं चाहिए। हमारे यहाँ पर कहा गया भारतीय चिंतन में ये काम शिक्षा ने अपने सर पर लिया है। इसलिए लोग शिक्षित है, प्रश्न आता है कि सुशिक्षित है क्या? शिक्षित है। इसलिए अपने यहाँ पर सब मनीषियों ने कहा शिक्षा पर्याप्त नहीं, वो सुशिक्षा चाहिए। संस्कार केवल पर्याप्त नहीं, वो सुसंस्कार चाहिए। मनुष्य जीवन पर्याप्त नहीं, वो परिपूर्णता की ओर चला हुआ ऐसा उसका जीवन चाहिए। और इस जीवन का पथदर्शक, पथ मार्गदर्शक अगर कोई जीवन का क्षेत्र है तो वो शिक्षा का क्षेत्र है। हमने आज शिक्षा को 10, 2, 3 में बांट दिया। अपने महाराष्ट्र के माननीय प्रांत संघचार्य जी थे, वो कहते थे कि शिक्षा का आत्मा तभी समाप्त हुआ जब 35 मिनट का कालांश और 35 मार्कों का पास ये जब से शुरू हुआ तब शिक्षा की आत्मा समाप्त हुई। वो 35 मिनट में ही घूमता रहा और 35 मार्क कैसे मिलेंगे उसकी चिंता करता रहा। ऐसी शिक्षा नहीं हुई। आज के व्यवहारिक जगत के कारण कालांश में बांधना पड़ता है, ये अपनी मजबूरी है। पर ज्ञान सागर अगर अथाह है, ज्ञान का मार्ग थोड़ा जटिल भी है, ऐसे उसको एक समय की सीमा में बांध कर चला नहीं जा सकता। इसलिए हम तो कभी कभी शब्द प्रयोग तो कर लेते हैं कि मनुष्य जीवन भर का छात्र है। कौन अपने आप को जीवन भर का छात्र मानता है मालूम नहीं। कहते हैं भाषण में कहने के लिए बहुत अच्छा वाक्य है, पर सीखने की एक सीमा व्यक्ति अपने आप तय कर लेता है। बस इसके बाद मुझे अब सीखने के लिए कुछ नहीं रहा। भारतीय शिक्षा शास्त्र ये कहता है कि जीवन के अंत तक सीखना है। कभी हम अपने आप को मैं पूर्ण शिक्षित हो चुका हूँ न माने। किसी विश्वविद्यालय की डिग्री का एक प्रमाण पत्र मिलना मतलब आपकी शिक्षा पूरी हो गई, ये आज व्यवहारिक जगत में मानते हैं। अब डिग्रियां कैसी मिलती है उसके वर्णन में मैं नहीं जाऊंगा, आप सब लोग जानते हो। वो तो बहुत आसान है डिग्री प्राप्त करना।
मैं लातूर पैटर्न की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि लातूर में खड़ा हूँ। इसलिए इसका समय की सीमा में और विषयों की सीमा में शिक्षा को बांधा नहीं जा सकता। ये इसका वर्णन करना भी कठिन है, परंतु ये है। और इसलिए रचनात्मक मनुष्य बने। मनुष्य का जन्म है तो वो रचनात्मक हो, सृजनात्मक हो। सृजन करने का भौतिकता तो शरीर तो मिला है, उससे सृजनात्मक एक अंश पूरा होता है। हम नई पीढ़ी को जन्म दे सकते हैं, लेकिन सृजनात्मक बनना यानी वहीं तक सीमित नहीं है। तो सृजनशीलता ये मनुष्य के सब प्रकार के प्रतिभाओं का मार्ग प्रशस्त करने वाला है और व्यक्ति की सब प्रकार की क्षमताओं को उसके सृजनशीलता के आधार पर व्यक्ति की अपनी पहचान बनती है। तो सृजनशील आज की शिक्षा दुर्भाग्य से कई प्रकार के इसमें अटकी हुई है। इंफॉर्मेशन ओरिएंटेड है सारा। आज अगर हम शिक्षा का तंत्र देखेंगे तो उसमें व्यक्ति को पूर्णत्व की ओर ले जाने के स्थान पर जानकारी से समृद्ध करना यहां तक सीमित कर दिया गया है। जानकारी बहुत रखता है, जानकार नहीं बनता है, ये दुविधा है। मैं जानता हूं, मैं मानता नहीं हूं। जानता बहुत कुछ हूं। वाणी से कोई भी गलत कामों का समर्थन नहीं करेगा, पर आचरण से गलत काम नहीं करेगा इसका कोई विश्वास नहीं। कौन कहता है शराब पीना अच्छा है? कौन कहता है कि नैतिकता खराब है, नैतिकता असंभव है? कोई नहीं कहता। कौन कहता है कि मूल्यहीन जीवन हो? कोई नहीं कहता। जानकार था मूल्यों के साथ चलना चाहिए, आचरण शुद्धता का होना चाहिए, सर्वसमावेशी व्यवहार होना चाहिए, सबको अपने मानने वाला विशाल हृदय चाहिए। है कितनों के पास? ये प्रश्न आता है। और क्या आज की शिक्षा केवल जानकारी देने तक सीमित रहेगी कि ज्ञानी बनाने की दिशा में ले जाएगी? बड़े बड़े संत महात्मा कौन से विश्वविद्यालय के प्रमाण पत्र लेकर चले हैं? संत तुकाराम जी को किसने प्रमाण पत्र दिए? समर्थ रामदास जी को किसने प्रमाण पत्र दिया है? किसी ने प्रमाण पत्र नहीं दिया। और उनके सारे ज्ञान पर, उनके सारे चिंतन पर वो वर्षों सालों साल जब मेहनत की जाती है तब कुछ हम उसकी उसकी गहराई एक समझ पाते हैं। तो जानकारी से समृद्ध होना अलग बात है और ज्ञानी बनना अलग बात। आज अगर कुछ मानव जाति के लिए अगर आवश्यक है तो जानकारी से समृद्ध बने, उसमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन वहीं तक सीमित शिक्षा का क्षेत्र अगर रहेगा तो व्यक्ति के रूप में कभी विकसित हो नहीं पाएगा। इसलिए आवश्यकता है कि ज्ञान का स्तर बढ़ेगा। आजकल स्मृति लोगों की बड़ी सक्षम मानी जाती है, पर वो भी सही नहीं है। आजकल तो वो कैलकुलेटर और लेकर बैठना पड़ता है, 2 और 2 करने के लिए भी उसका उपयोग करते हैं। पर मान लो भगवान ने एक स्मृति दी है, पर स्मृति रखने वाला व्यक्ति समझदार होता है ऐसा नहीं है। हाँ, मुझे मालूम है 2 साल पहले आपने मुझसे क्या व्यवहार किया था, स्मृति में है, उसको मैं ध्यान में रखूंगा। उसके आधार पर मेरी आपसे व्यवहार की शैली तय होगी। हम तो व्यवहारिक जीवन में कभी कभी देखते हैं
शादी विवाह के निमंत्रण की सूची बनती है। हमारे परिवार में हुआ तो मैंने पूछा इनको नहीं बुलाया, तो सब ने एक साथ कहा कि उनके यहाँ विवाह था, उन्होंने भी हमको नहीं बुलाया था। देखिए अब तो भ्रष्टाचार है। तो स्मृति है, जब मनुष्य के अंदर स्मृति के साथ एक समझदारी का पक्ष भी उतना ही मजबूत होने की आवश्यकता रहती है। क्या आज की शिक्षा व्यक्ति को समझदार बनाएगी? बहुत मुश्किल है, कठिन लगता है। उचित अनुचित का मार्ग बताएगी? नहीं, उचित अनुचित जानते नहीं जानते ऐसा नहीं है, पर अनुचित नहीं करना है क्या, इसके बारे में समाज जीवन में आज वातावरण है। बच्चों से कुछ बातें सिखानी पड़ती है। एक बार बच्चों को मैंने पूछा कि अच्छा बालक किसको मानते हैं, तो उन्होंने कहा कि बड़े ईमानदार थे, वो कोई बदमाशी नहीं, जो मन में है वही। उन्होंने कहा कि एक दूसरे को सहयोग करना ये मनुष्य का गुण है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात। परीक्षा में बैठोगे और आपका साथी है, वो कोई एक प्रश्न पर अटक गया, सहायता करना कि नहीं करना? सबने कहा मनुष्य के नाते हमको ये करना चाहिए। उचित अनुचित क्या, सही गलत क्या है, करणीय अकरणीय क्या है? क्या आज की शिक्षा इस प्रकार का व्यक्ति को मार्गदर्शन करने की ताकत रखती है? दुर्भाग्य से कहना पड़ता है कि बहुत स्तर तो बढ़ गया, पर आचरण का स्तर नीचे पतन की तरफ गया हुआ है। एक सब प्रकार का चुनौती है, और इसलिए जो मैंने प्रारंभ में कहा कि इस सब बातों के साथ साथ व्यक्ति का विवेक जागृत होना चाहिए, उस विवेक को स्पर्श करना चाहिए, उस विवेक के साथ उसकी प्रतिबद्धता तय करनी चाहिए। मैं ठीक हूं जब तक मुझे मौका नहीं मिला। भ्रष्टाचार की चर्चा चलती है, एक ने कहा कि मैं बिल्कुल भ्रष्टाचार नहीं करता हूं साहब। मैंने कहा आप अभिनंदन करना चाहिए आपका, अब आगे का प्रश्न पूछना नहीं चाहिए, पर हम जैसे लोगों का विवेक कभी कभी कम पड़ता है। तो मैंने पूछ लिया कि कभी मौका भी मिला था, बोले यही तो कठिनाई है। अब प्रश्न आता है कि मुझे गलत जाने का अवसर नहीं आया, इसलिए मैं अच्छा हूं। गलत करने का मौका मिलने के बाद भी मैं अपने आप को उस मार्ग पर जाने के लिए पूरी ताकत के साथ रोकूंगा। ऐसा बने कि नहीं बनेगा? और इसलिए इस प्रकार की शिक्षा के माध्यम से क्या व्यक्ति इस दिशा में जाएगा? आज का जब हम माहौल देखते हैं तो कई लगता है कि अपने भारत के पुराने शब्दों को छोड़ देना चाहिए। अपने यहाँ पर कई शब्द दान के साथ जुड़े हुए हैं, तो विद्या को भी विद्यादान कहा है। विद्यादान, अन्नदान होता है, धन का दान होता है, विद्या का दान है। जब ये विद्या के दान की भावना कम हुई और जब व्यवहारिक जगत के साथ उस दान को जोड़ दिया, तो विद्या ज्ञान ये सब क्रय विक्रय के साधन बन गए। ये आज की समस्या है। विद्या खरीदी जा सकती है, विद्या बेची जा सकती है। व्यवहारिक जगत में इसका संतुलन कैसे होगा, ये विद्वत लोगों ने सोचने की आवश्यकता है। पर हम समझौता नहीं कर सकते विद्यादान के शब्द के साथ। दान ही करना है, देना है, उसका भी जीवन विकसित हो, देने वालों का भी जीवन सुरक्षित रहे। ये दोनों के परस्पर योगदान से ही होने वाला है। प्राचीन काल से मान्यता तो है कि दक्षिणा मांगी नहीं जाती, इसलिए लोगों ने दक्षिणा शब्द निकालकर शुल्क शब्द डाल दिया। पढ़ोगे शुल्क है उसकी।
और ये जब विद्या या दान का विषय समाप्त हुआ तो उस प्रकार के विद्या को प्राप्त करने के कारण होने वाले जो स्वाभाविक संस्कार है उसमें भी क्षरण, उसमें भी क्षरण, ये सारी चुनौतियां आज हम सबके सामने हैं। अगर शिक्षित व्यक्ति भी आचरण में भेदभाव का व्यवहार करेगा, हम कैसे उसको शिक्षित माने? अभेद, भेद अभेद ये कहा गया, भेद के हटकर अभेद की भावना की तरफ जाने वाला व्यक्ति है। जब भेद करना शुरू किया तो उसका एक बहुत निचले स्तर तक चला गया। दलाई लामा का एक पत्र था, दलाई लामा ने अपने पत्र में लिखा कि इस ज्ञान के और सबके आधार पर व्यक्ति चंद्रमा पर पहुंच गया, लेकिन पड़ोस में कौन रहता है मालूम नहीं। पड़ोस में कौन है? ज्ञान तो विकसित हुआ है, और किसी प्रकार का भेदभाव से मुक्त जीवन वो एक शिक्षा का, शिक्षित व्यक्ति का लक्षण है। नहीं तो युवा तक ज्ञान है, अंतःकरण तक नहीं है, मन की गहराइयों तक नहीं गया है। इसलिए जानता हूं, मानता भी हूं, स्वीकार भी करता हूं, आचरण में भी लाता हूं। इस चौथे चरण तक जाने वाला व्यक्ति पूर्ण विकसित माना जाएगा। इसलिए इस प्रकार की व्यवस्था है। हम कहते हैं प्राणी माता ईश्वर का अंश है, तो ईश्वरीय अंश अगर है, इस पर अगर हमारा विश्वास है, तो क्या शिक्षा का योगदान ये होगा कि उस ईश्वरत्व को जागृत करेंगे, उस पूर्णता को जागृत। हम नई बात नहीं करेंगे। अगर स्वामी विवेकानंद ने कहा होगा शिक्षा का उद्देश्य ये है कि मनुष्य के अंदर का जो श्रेष्ठत्व है, जो देवत्व है, जो पूर्णत्व है, उसको बाहर निकालना है। एमए, एमएससी, एमकॉम, इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, ये तो बाद में ये मनुष्य ने निर्माण की हुई बातें। मूलभूत बात में ये कहा गया कि व्यक्ति के श्रेष्ठत्व का जागरण। हमें व्यक्ति को श्रेष्ठ बनाना नहीं है, अंदर से है, ऊपर जमी हुई धूल, ऊपर जमे हुए दोष, उसको हटाने का काम करना है। क्या ये आज की शिक्षा में इसको स्थान है? क्या ये संभव है? इस पर विचार करने की आवश्यकता रहेगी। ठीक है, आज रोजगार केंद्रित शिक्षा हुई, देश की आवश्यकता रहती है, रोजगार भी चाहिए, व्यक्ति का जीवन स्वावलंबी भी चाहिए, अर्थोत्पादन के मार्ग प्रशस्त होने चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। पर वहीं तक शिक्षा को सीमित करना, ये आने वाले भविष्य के लिए हम अंधकार की तरफ जा रहे हैं, इसका भी संतुलन, इसका ध्यान और वर्तमान में हम सब लोगों को रहने वाले की आवश्यकता रहती है। मैं अंतिम दो बातें बताकर बात पूरी करूंगा। शिक्षा का क्षेत्र का एक परिवार है, उस परिवार के घटक कौन है? तो परिवार के घटक एक है आचार्य, दूसरे है छात्र, तीसरे है अभिभावक। क्या इन तीनों शक्तियों का, तीनों प्रकार के परिवार के सब लोगों के बीच क्या सही तालमेल है? क्या सही दृष्टिकोण है? क्या इनके बीच सही समन्वय है? आज ये तीन परिवार के घटक, इनका समन्वित प्रयास, इसके संदर्भ में कुछ प्रयोग और कुछ करणीय बातों की तरफ ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। आचार्य तनख्वाह लेंगे, तनख्वाह तक सीमित न रहे। छात्र डिग्रियां लेगा, डिग्री तक अपने आप को सीमित न करे।
अभिभावक अपना बच्चा पैसा कमाने वाला बनेगा वहीं तक सीमित न रहे, वो एक अच्छा परिपूर्ण मानव बनेगा, इसका विचार भी करे, का संतुलन भी करना पड़ेगा और समन्वय भी करना पड़ेगा। उसके आदर्श हमको प्रस्तुत करने हैं। इसमें दो बातें और रहती है। नीति निर्धारक होते हैं आज के लोकतंत्र में, सा विद्या या विमुक्त है, कहा गया विद्या मुक्त है विमुक्त है, लेकिन आज सारी शिक्षा सरकार के हाथ में। हम उसके खिलाफ जाए, हम लोकतंत्र से हटकर बात करें, मैं कहना नहीं चाहूँगा। आज की वर्तमान की स्थिति में लोकतंत्रात्मक व्यवस्था ये सबसे अच्छी अभी तो वही है, भविष्य में क्या होगा मालूम नहीं, और भी नई व्यवस्थाएं आ सकती। तो इस लोकतंत्रात्मक व्यवस्था में शासन प्रशासन की भूमिका निर्वहन का सीमा क्या है वो तय होना चाहिए। वो शिक्षाविद नहीं है, शासन शिक्षाविदों का समूह नहीं है, और इसलिए शासन ने अपनी सब प्रकार की नीतियों का निर्धारण करते समय क्या ऐसे विद्वज्जनों को साथ में लेकर करेंगे निर्णय। हमारा दायरा ये है, इसके बाद आपका दायरा प्रारंभ होता है। तो नीति निर्धारक, नीति निर्धारक मतलब सत्ता में बैठे हुए लोग नहीं, वहां पर बैठे हुए सेक्रेटरी और डायरेक्टर नहीं, सरकारी पद पर बैठने वाला व्यक्ति अपने आप को ईश्वर का अवतार मानता है, वो नहीं है, वो परिपूर्ण नहीं होता है। उसके अधिकारों की अपनी एक मर्यादा है, उसके ज्ञान के अनुभव की अपनी एक सीमा है, उसी के अंदर वो रहकर काम करेगा और समाज की अन्य शक्तियों को साथ में लेकर अपनी योजनाओं को क्रियान्वित करने में अपने साथ खड़ा करेगा। इस प्रकार का तंत्र आवश्यक है। और केवल इतना ही नहीं, आज के वर्तमान के इन दिनों में हम देखते हैं कि क्रियान्वयन करने वाली प्रभावी व्यवस्थाएं आज खड़ी हुई है। बड़े बड़े विश्वविद्यालय बने, बड़े बड़े विद्यालय बने, आधुनिक साधनों से युक्त हुए, सब प्रकार की सुविधाओं से युक्त होते गए। पढ़ने के लिए आने वाले छात्रों की भी सब प्रकार की समस्याओं का समाधान कर सकते ऐसी व्यवस्थाएं बनी। लेकिन वहां पर शिक्षाविदों का स्थान क्या है? अर्थ के बल पर हम सुविधाएं खड़ी कर सकते हैं, अर्थ के बल पर व्यक्ति के पूर्णत्व की ओर जाने का मार्ग हम प्रशस्त नहीं कर सकते। इस मार्ग को प्रशस्त करने वाले इस प्रकार के समर्पित लोग, शिक्षाविद लोग चाहिए। पुनरुत्थान विद्यापीठ इस विषय को लेकर इतने वर्षों से समर्पित है। इसके प्रारंभ से, बीजारोपण से इंदुमती जी ने अपना योगदान लगाया है। मूलभूत चिंतक है। उस विश्वविद्यालय को किसी की ग्रांट नहीं है, किसी की मान्यता ऐसा नहीं है, पर मुझे विश्वास है कि आप सब लोगों के सहयोग से आने वाले दिनों में पुनरुत्थान जैसे व्यवस्थाओं का समाज की मान्यता मिलेगी और समाज की मान्यताओं के आधार पर पुनरुत्थान विद्यापीठ जैसी अन्य व्यवस्थाएं भी एक प्रभावी भूमिका का निर्वहन करेंगे, जो सारे विश्व के लिए एक मार्गदर्शक बनेगा। इस प्रकार की भूमिका निर्वाह करने वाला भारत यानी हम सब लोग बने, इस प्रकार की भावना व्यक्त करते हुए और आयोजकों को धन्यवाद देते हुए, आपने इतनी देर बड़ी शांति से सुना, इसलिए आपको भी नमस्कार करते हुए मेरी बात। यानंतर व्यासपीठाचे ऋणनिर्देशन करण्याची विनंती माननीय श्री शैलेशजी कुलकर्णी, कार्यवाह श्री केशवराज शैक्षणिक संकुल लातूर यांना करते। नमस्कार. भारतीय शिक्षणावर आधारित ज्ञानसागर महाप्रकल्पाच्या 1051 ग्रंथाच्या लोकार्पण सोहळ्यानिमित्त आवर्जून उपस्थित असलेले माननीय भैयाजी जोशी, माननीय श्रीमती इंदुमतीताई काटदरे, माननीय अनिलजी भालेराव, माननीय डॉक्टर हेमंतजी वैद्य, माननीय आनंदजी लाहोटी या सर्व मान्यवरांचे मनपूर्वक ऋण व्यक्त करतो.
तसेच दयानंद सभागृह उपलब्ध करून दिल्याबद्दल दयानंद शिक्षण संस्थेचे मनपूर्वक ऋण व्यक्त करतो आणि उपस्थित भारतातून आलेले सर्व विद्वज्जन तसेच शिक्षण क्षेत्रातील सर्व मान्यवर मंडळींचे तथा पत्रकार बंधूंचे मनपूर्वक आभार. कार्यक्रमाची सांगता संपूर्ण वंदे मातरमने होईल. वंदे मातरमसाठी श्री महेश काकनाळे यांना मंचावर आमंत्रित करते. सर्वांना अशी विनंती करते की सर्वांनी वंदे मातरमसाठी जागेवर